Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Special Campaign 2.0. तो हम जानेंगे Special Campaign 2.0 के बारे में. In order to reduce work pendency and increase cleanliness, the Government of India has announced a month-long Special Campaign 2.0 to cover different departments such as post office, overseas mission, post, railway station, etc. तो जो रिड्यूस करने के लिए जो पेंडेंसी वर्क बचा हुआ है और इंक्रीज करने के लिए क्लीनिनेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है. ये एक मंथ लॉन्ग स्पेशल कैंपेन है 2.0 जो कि कवर करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट को, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, ओवरसीज मिशन पोस्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एक्सेट्रा. Under it, the Ministry of Railway has decided to switch over to completely paperless working by digitalizing all business process and file work through the e-office system. और इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो स्विच ओवर करेंगे कंप्लीटली पेपरलेस वर्किंग की ओर, डिजिटलाइज करते हुए अपने सारे बिजनेस प्रोसेस और फाइल वर्क को ई ऑफिस सिस्टम के माध्यम से. तो कौन सा मिनिस्ट्री क्या करने की सोचा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशल कैंपेन 2.0 के अंतर्गत. आपको पता चल गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंप्लीटली पेपरलेस अपने आप को करेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2022. तो हम जानेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2022 का, इसके बारे में. फाउंडेशनल लर्निंग स्टेज इज फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 8 ईयर ऑफ एज. जो फाउंडेशन लर्निंग स्टेज होता है वो फोकस किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर के दौरान और एजुकेशन के दौरान चिल्ड्रन के लिए, जो कि आपका 3 से 8 ईयर ऑफ एज के लिए होता है. This is the first time the NCF has been prepared for the foundational stage. और ये पहली बार हो रहा है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया जा रहा है फाउंडेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन के लिए. ECCE under the Anganwadi system till now primarily focus on the nutrition and the health of a child and not on foundational learning. अभी क्या था, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन था आंगनवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत, उसका मेन फोकस होता था न्यूट्रिशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर चाइल्ड के, ना कि फाउंडेशनल लर्निंग के ऊपर. लेकिन ये पहली बार है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार किया जा रहा है फाउंडेशनल लर्निंग के लिए. मेजर इंफेसिस इसका क्या होगा, एक्टिविटी बुक इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर. एक्टिविटी बुक होगा टेक्स्ट बुक के जगह पे चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स के लिए. प्लेफुल लर्निंग इन अवॉइडिंग स्टेरियोटाइप, जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड इथिकल एंड मॉरल लेसन. प्लेफुल लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा जो स्टेरियोटाइप माइंडसेट है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन, इथिकल मॉरल लेसन उनको समझाया जाएगा. यूज ऑफ टॉयज आउटसाइड द क्लास एक्सपोजर टू कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटी. उपयोग किया जाएगा टॉयज का, आउटसाइड क्लास एक्सपोजर दिया जाएगा कल्चर और सोशल एक्टिविटी के लिए. यूज ऑफ मदर टंग, यूज ऑफ पंचकोशा. Panchkosha are the layer of the body that seemingly cover the Atman, self or consciousness mentioned in Taittiriya Upanishad. यूज किया जाएगा मदर टंग, यूज किया जाएगा पंचकोशा का. पंचकोशा क्या है, तो लेयर है बॉडी का जो कि कवर करता है आत्मन, सेल्फ या कॉन्शियसनेस को. इसके बारे में मेंशन है तैत्तिरीय उपनिषद में. कॉन्सेप्ट है 5 पार्ट. ये जो कॉन्सेप्ट उसका 5 पार्ट है. कौन कौन सा, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी प्राणिक विकास, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चारित्रिक विकास. ये 5 मेन इसका फोकस है. एनसीएफ 2022 पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज 4 सेक्शन. जो आपका एनसीएफ 2022 है ये पार्ट है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही, और इसके 4 सेक्शन है. कौन कौन से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन. इससे रिलेटेड जो न्यूज है, बाल बाटिका प्रिलिमिनरी क्लासेस एट केंद्रीय विद्यालय वर लॉन्च. ऑल्सो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क was launched for skilling, reskilling, upskilling, accreditation and evaluation encompassing people in education and skilling institution and the workforce. It will store credit in a digital credit bank. जो बाल वाटिका से प्री प्राइमरी क्लासेस केंद्रीय विद्यालय पे इसको लॉन्च किया गया है और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी लॉन्च किया गया है ताकि स्किल किया जा सके, रीस्किल, अपस्किल और एक्रेडिटेशन और इवेल्युएशन हो सके, जो कि इनकम्पास करेगा पीपल को एजुकेशनल और स्किलिंग इंस्टीट्यूशन में वर्कफोर्स के लिए. ये स्टोर करेगा क्रेडिट को डिजिटल क्रेडिट बैंक पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड पीएसएफ. तो हम जानेंगे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में. PSF was set up in 2014-15 with the aim of moderating extreme price volatility of commodities such as pulses, onion and potato by maintaining a strategic buffer. तो PSF को सेटअप किया गया था 2014-15 में. इसका मकसद था मॉडरेट करना जो एक्सट्रीम प्राइस वॉलेटिलिटी हो जाता था कमोडिटीज का. कौन कौन से कमोडिटीज इंपॉर्टेंट है, पीओपी बोला गया था उस समय इसको, पल्स, ओनियन, पोटैटो के लिए, ताकि मेंटेन किया जा सके स्ट्रेटेजिक बफर को.
Such goods will be procured directly from farmers or farmer organization at the farm gate mandi and made available to consumer at a more affordable price. और इस टाइप के गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा डायरेक्टली फार्मर या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से फार्म गेट या मंडी के माध्यम से और इसको अवेलेबल कराया जाएगा कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल प्राइस पे। PSM scheme provide interest-free loan to state government, union territory and central agency for the procurement and distribution of such commodity. और जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ये प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल एजेंसी को ताकि वो प्रोक्योर कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके ऐसे कमोडिटीज को। इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो जो आपका ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2022 का, इसको हम समझेंगे। The coal ministry has intensified its plan to make evacuation and transportation of coal more efficiently by taking up 68th first mile connectivity project under the government national coal logistic plan. कोल मिनिस्ट्री ने इंटेंसिफाई किया है उसके प्लान को ताकि जो इवैक्यूएशन और ट्रांसपोर्टेशन है कोल का और ज्यादा एफिशिएंटली हो सके, टेकिंग अप करके 68 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट नेशनल कोल लॉजिस्टिक प्लान के अंतर्गत। ये जो ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2022 का, इसको हम समझते हैं। To efficiently transport coal from origin to destination, the Ministry of Coal has released the Draft Coal Logistic Policy 2022. एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट किया जा सके कोल को उसके ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिलीज किया है ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को। इट विल आइडेंटिफाई, इवेलुएट एंड एलिमिनेट गैप इन एग्जिस्टिंग कोल इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल फ्रॉम माइन टू द एंड यूज प्लांट। ये जो है आइडेंटिफाई करेगा, इवेलुएट करेगा और एलिमिनेट करेगा जो गैप है एग्जिस्टिंग कोल इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल को लेके माइन से एंड यूज प्लांट तक। India has the fourth largest coal reserve in the world, second largest coal producer and second largest coal consumer. इंडिया में चौथा लार्जेस्ट कोल का रिजर्व है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर में भारत आता है, सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर भी है भारत। To replace imported coal with domestically mined coal, the Ministry of Coal has set a target to produce 1.3 billion tons in financial year 2025 and 1.5 billion tons by financial year 2030. रिप्लेस करने के लिए जो इम्पोर्टेड कोल है डोमेस्टिकली माइन कोल से मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने टारगेट सेट किया कि प्रोड्यूस किया जाएगा 1.3 बिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 2025 तक और 1.5 बिलियन टन इसको कर दिया जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022। तो जो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है CTR, इसके बारे में हम जानेंगे। एज पर द रिसेंटली रिलीज CTR, एक्सट्रीम हीट इन इंडिया लेड टू लॉसेस ऑफ नियरली $160 बिलियन इन द की इकोनॉमिक सेक्टर। जो रिसेंटली रिलीज किया गया है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 का, इसमें बताया गया है कि एक्सट्रीम हीट के कारण भारत में जो नुकसान हुआ है वो आपका अप्रोक्सीमेटली $160 बिलियन का है, जो कि अराउंड 5% हो जाता है हमारे GDP का की इकोनॉमिक सेक्टर पे। की फाइंडिंग्स इसका क्या है? G20 countries responsible for over 3/4 of global emission are not doing enough to mitigate global warming. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो G20 कंट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 3/4 ग्लोबल एमिशन के लिए, वो एनफ नहीं कर रहा है मिटिगेट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को। 6 G20 countries इंक्लूडिंग इंडिया हैव नॉट साइन द ग्लोबल मीथेन प्लेज। और 6 G20 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें भारत भी है जिसने नहीं साइन किया है ग्लोबल मीथेन प्लेज को। The rainfall pattern in India has changed in the past 30 years, impacting many economic activities such as agriculture, forestry and fishery. और जो रेनफॉल का पैटर्न है भारत में वो बहुत ज्यादा बदला है पास्ट 30 इयर्स पे, जिसके कारण इसका प्रभाव देखा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरी हो गया। अर्थ ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस कंपेयर विद एवरेज इन 1850 to 1900। और जो अर्थ का ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है 1 डिग्री सेल्सियस की, अगर हम इसको कंपेयर करें एवरेज 1850 से 1900 के समय से। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम जान ले। इट इज द वर्ल्ड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एनुअल रिव्यू ऑफ G20 कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन एंड देयर ट्रांजिशन टू ए नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी। It is prepared by experts from 16 partner organizations from the majority of the G20 country. ये जो है आपका वर्ल्ड का मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एनुअल रिव्यू है G20 कंट्रीज के क्लाइमेट एक्शन को लेके और उनका जो ट्रांजिशन किया जा रहा है नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी की ओर। इसको तैयार किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के, जो मेजोरिटी है उसमें वो G20 कंट्रीज से है। इंडिया क्लाइमेट प्लेज, इंडिया का क्या क्लाइमेट प्लेज है? नेट जीरो बाय 2020, वो नेट जीरो अपने आप को बना लेगा 2020 तक। रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030, तो वो रिड्यूस करेगा अपने एमिशन इंटेंसिटी को GDP के 45% का जो 2005 लेवल था 2030 तक।
50% ऑफ इट एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाई 2030। जो 50% इसका एनर्जी होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा 2030 तक। मिशन लाइफ पे इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरल स्पिल ओवर रिस्क। तो हम जानेंगे वायरल स्पिल ओवर रिस्क के बारे में, ये होता है क्या, इसको भी समझेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, क्लाइमेट चेंज कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ वायरल स्पिल ओवर इन सम रीजन दैट कुड कॉज न्यू पैंडेमिक ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। जो कुछ न्यू रिसर्च है उसके अनुसार जो क्लाइमेट में चेंजेस देखा गया है, इसके कारण जो खतरा है, रिस्क है वायरस स्पिल ओवर का, वो बढ़ गया है कुछ रीजन पे, जिसके कारण नया पेंडेमिक देखा जा सकता है आने वाले कुछ सालों में। व्हाट इज वायरल स्पिल ओवर? ये वायरल स्पिल ओवर होता क्या है? वायरसेस आर सम ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट इंटाइटिस ऑन अर्थ बट दे नीड टू इन्फेक्ट ए होस्ट सेल इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट। वायरस जो है वो कुछ मोस्ट अबेंडेंट इंटाइटिस में से है अर्थ के, लेकिन इनको आवश्यकता होती है इन्फेक्ट करने की एक होस्ट सेल को, ताकि वो खुद को रेप्लिकेट कर सके। The host spectrum of virus is quite diverse as they can sustain infect a few species to several phyla। और जो होस्ट स्पेक्ट्रम होता है वायरस का वो काफी ज्यादा डाइवर्स है, क्योंकि ये सस्टेनली इन्फेक्ट कर सकते हैं कुछ स्पीसीज से लेकर सेवरल फाइला तक को। When confronted with a new host, a virus may even infect it and transmit sustainability in the new host, a process called viral spillover। और जब वो कॉन्फ्रेंट करता है नए होस्ट को, तो जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है, उसको ट्रांसमिट करता है सस्टेनेबिलिटी न्यू होस्ट को। इसी प्रोसेस को वायरस स्पिलओवर कहा गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो रिसर्चर कलेक्ट सेडिमेंट एंड सॉइल सैंपल फ्रॉम लेक हाइजन इन कनाडा, द लार्जेस्ट हाई आर्कटिक लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड एंड द रीजन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो रिसर्चर है उन्होंने कलेक्ट किया है सेडिमेंट और सॉइल सैंपल को लेक हाइजन से कनाडा के, जो कि लार्जेस्ट हाई आर्कटिक लेक है वॉल्यूम के अनुसार वर्ल्ड का, और इस रीजन का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी है। उसके बाद उन्होंने डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग किया और पाया कि वायरस स्पिल ओवर इंक्रीज हुआ है, और जो चेंजेस है एनवायरमेंट का पार्टिकुलर लोकेशन पे, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है। क्या आउटकम्स हो सकता है इसका? क्लाइमेट चेंज को शिफ्ट द स्पीशीज रेंज ऑफ सर्टन वायरल वेक्टर एंड रिजर्वोयर नॉर्थवर्ड एंड द हाई आर्कटिक जोन रीजन ऑफ कनाडा विद इन द आर्कटिक सर्कल सच एज नॉर्दर्न आइलैंड कुड बिकम फर्टाइल ग्राउंड फॉर इमर्जिंग पैंडेमिक। और क्लाइमेट चेंज जो है वो शिफ्ट कर रहा है स्पीशीज रेंज को कुछ वायरल वेक्टर और रिजर्वोयर को नॉर्थवर्ड की ओर, और जो हाई आर्कटिक जोन है, जैसे कि आपको जो रीजन हो गया कनाडा का विद इन आर्कटिक सर्कल के नॉर्थर्न आइलैंड के, वो ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड हो जाएगा इमर्ज करने के लिए पैंडेमिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हम जानेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Recent sighting of Great Indian Bustard deep in Pakistan Cholistan Desert has given rise to speculation that it might have flown from India's Desert National Park to Pakistan। जो रिसेंट साइटिंग किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को डीप इन पाकिस्तान चोलिस्तान डेजर्ट में, ये इस स्पेकुलेशन को राइज कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क से पाकिस्तान की ओर गया हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। In India, the bustard is restricted to isolated pocket in Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। भारत में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये रेस्ट्रिक्टेड है, आइसोलेटेड पॉकेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो स्टेट बर्ड है राजस्थान के। इसको प्रोटेक्ट किया गया है, साइट के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत ये आता है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हम प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी जान लें। स्टेट ऑफ राजस्थान आइडेंटिफाइंग एंड फेंसिंग ऑफ बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड इन एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया एज वेल एज प्रोवाइडिंग सिक्योर ब्रीडिंग इंक्लोजर इन एरिया आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसमें स्टेट ऑफ राजस्थान जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, फेंस कर रहा है बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड को एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया पे, साथ साथ प्रोवाइड कर रहा है सिक्योर ब्रीडिंग इंक्लोजर को एरिया में जो कि आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान का, रोलापेडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश का, और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश का। तो ये सारे सेंचुरी के नाम आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज को, ये हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड में IUCN में इसको क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है। तो किस कैटेगरी पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो एरिड सेमी एरिड ग्रासलैंड में जहां पे स्कैटर शॉर्ट सर्फ पाए जाते हैं, ये अवॉइड करता है इरिगेटेड एरिया को, ये पाए जाते हैं इंडिया और एडजॉइनिंग रीजन में पाकिस्तान के। खतरा क्या है? तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, जो पावर लाइन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये मेन इनके लिए खतरा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.